अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद नुमान शौकत, यूनिक डिपार्टमेंट से मैथ सब्जेक्ट्स के लिए 7th क्लास। और बेटा जी, आप लोगों को रिसेंटली जो हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के बारे में हमने जब बात की थी, तो रैशनल नंबर से पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, फिर इवन प्राइम की मैंने डेफिनेशन बताई जिनके 2 फैक्टर्स हैं और जिनके 2 से ज़्यादा उनको हमने कंपोजिट नंबर्स कहा था। फिर आपको शायद ये भी याद होगा कि 1 जो था वो ना वो प्राइम नंबर में आ रहा था, ना ही वो कंपोजिट नंबर्स में आ रहा था। ठीक हो गया। तो अब मुझे एक बात बताएं कि 1 जो है वो ना प्राइम में आ रहा था ना ही कंपोजिट में आ रहा था। इसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न ये थी कि 1 वाहिद एक नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है। वो होता क्लियर होगी बात? जिसके 2 फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर्स, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स से दैट आर कंपोजिट नंबर। अब 1 वाहिद नंबर है जो कि ना ही प्राइम नंबर्स में आएगा ना ही वो कंपोजिट नंबर्स में आएगा। ये होगी थोड़ी सी रिवीजन। फिर हमने जब रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन याद की थी, तो यहाँ डिस्कस की थी, आप लोगों को मैंने बताया था वो रैशनल नंबर्स क्या थे जिनको हमने बेसिकली क्यू से शो किया था और उनकी सेट बिल्डर फॉर्म भी थी। वो क्या थी? x whereas is equal to p over q, p q belongs to integers and q is not equal to 0, q is not equal to 0। अच्छा जी, अब पहली बात यह है कि मुझे बताएं जो p और q है वो बेसिकली किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से। तो सेट ऑफ इंटीजर्स कौन सा है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये तो मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स आपको लिख दिया। लास्ट टाइम मैंने आपको जो हमारा पिछला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें एक टास्क दिया था। वो क्या दिया था? इसके साथ ही हमने शो दैट किया था इर्रेशनल नंबर्स को, जिसके ऊपर मैंने साथ ये डैश के कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाया था। वो क्या था? x वेयर एज x इज नॉट इक्वल टू p ओवर q, p q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों में q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। पहली बात यह है कि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है वो तो वैसे अनडिफाइन होता है। ये भी एक बात हमने रिपीट कर दी। अब अच्छा मेरा बेटा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि रियल नंबर्स वो क्या होता है कि हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का जब यूनियन ले लेते हैं तो मेरे पास कौन सा सेट आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जब हम इसी तरह रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि रैशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमें अगर दोनों डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स निकालो, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में नज़र आएगा, ओवर की फॉर्म में नज़र आएगा, 100% श्योर है कि वो रैशनल नंबर है। 100% कन्फर्म है कि वो क्या? रैशनल। तो इर्रेशनल का कैसे पता चलेगा? तो फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने कहा था कि रेडिकल साइन के अंदर ऐसा कोई नंबर आ जाए विच इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये वो कंडीशन है जो कि मैंने उस दिन नंबर भी लिखे थे, वो सभी के सभी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, वो सबके सब इर्रेशनल हैं। अच्छा जी, अब मैंने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, 7, 8 एंड सो ऑन। 2 क्या? प्राइम नंबर। 3 भी क्या? प्राइम नंबर। 5 क्या? प्राइम नंबर। 6 तो प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर तो नहीं है। बात थोड़ी सी सोचने वाली है, समझने वाली है कि हमने सिर्फ एक बात ज़हन में रखनी है कि रेडिकल साइन में जो नॉट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये क्या समझ आ गई इर्रेशनल नंबर्स की? अच्छा, अब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है कि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन है, इर्रेशनल पे रैशनल पे नहीं है। देखिए, ये आते हैं हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में रैशनल भी मौजूद है एंड इर्रेशनल भी मौजूद है। इज इट क्लियर? आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, एक सेट है हमारे पास 1 2 और एक सेट है हमारे पास 2 3।
तो अब मैं इसको यूनिवर्सल सेट कहूँगा। उसकी रीज़न क्या, इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं और इसके भी तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। क्लियर होगी बात? इसका मतलब जो ए सेट है और जो बी सेट है वो दोनों के दोनों इसके क्या है, बेसिकली सबसेट है, तो यूनिवर्सल। इसी तरह रैशनल नंबर्स भी रियल में मौजूद है और इर्रेशनल नंबर भी रियल में मौजूद है। मुझे बताएं जिस सेट का कंप्लीमेंट लेना हो तो उसको हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। अब मैं ना बेसिकली रैशनल नंबर का कंप्लीमेंट ले रहा हूँ, तो बेटा मुझे ये बताओ यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या आर है, आर मीन रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स में से रैशनल माइनस कर दो तो पीछे कौन से रह जाएंगे, इर्रेशनल। रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर दिए जाए तो पीछे कौन से रह जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो ये बात तो आसान होगी कि इसका मतलब अगर हमने रैशनल को क्यू से शो किया तो इर्रेशनल को उसके कम्प्लीमेंट से शो करेंगे। ये बात समझ आई आप लोगों को? ये बात समझ आई? तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास चाहे नेचुरल नंबर्स आ जाएं, होल नंबर्स आ जाएं, इवन नंबर्स आ जाएं, ओड आ जाएं, प्राइम आ जाएं, कंपोजिट नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, तो ये सभी के सभी बेसिकली रैशनल थे और क्यों ये हमारे पास इर्रेशनल है। अब याद रखना ये सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। कहने का मकसद है कि नेचुरल नंबर हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ओड नंबर्स। तो अगर वो फ्रैक्शन में हैं या नहीं हैं तो वो तो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक तो रैशनल आगे सब के सब और इरेशनल का भी मैंने आपको बता दिया। तो रियल में ये सभी के सभी नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। ये बात क्लियर होगी सभी स्टूडेंट्स को? अच्छा, अब हमारे पास आता है जी यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज 2A है। एक्सरसाइज 2A, उससे पहले जो हमने डेफिनेशन थी वो मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूँ, रैशनल नंबर्स की भी आप लोगों के साथ, ठीक है ना बेटा जी? अच्छा, अब आते हैं जी एक्सरसाइज 2A पे। बेटा जी पेज नंबर है 32, ज़रा सभी फोकस कीजिएगा। कुछ ट्रू फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट T ट्रू एंड F फॉल्स फॉर एवरी स्टेटमेंट इन द गिवन स्पेस, जो आपकी बुक में सामने मेंशन की हुई है ब्लैंक के तौर पे। ए हमारे पास क्या है जी ट्रू फॉल्स में, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे पास, 1, 2, 3 सो ऑन। सबके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 है, तो P ओवर Q फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। उसके बाद आता है जी सेकंड ऑप्शन, जो मुझे पहले बोर्ड पे लिखनी होगी, लिख देता हूँ मैं आपको। ये था ए पार्ट जो कि बेसिकली क्या आ रहा है, फॉल्स। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये है जी फॉल्स स्टेटमेंट। बी हमारे पास क्या है जी, -6 होल 7 ओवर 15 लेस देन 1 होल 7 बाई 15। इसको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो हम इनिशियल क्लासेस में या इससे पहले वाली क्लास में भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ये मेरे पास नेगेटिव है और इससे पहले कोई साइन है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर तो हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर होता है। हमने ये नहीं देखना ये 6 और 1 है। पहली बात है साइन के ऊपर फोकस करें, तो इससे आगे तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब फिर ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है जी, ट्रू। सी, इन एनी रैशनल नंबर P ओवर Q कैन बी 0। तो Q 0 होगा तो काम खराब है क्योंकि आपको पता है अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। जब वो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है तो फिर इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि Q 0 नहीं हो सकता। 0 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। चलें एग्जांपल देता हूँ। मुझे ये बताएं कि जो अब D वाला पार्ट आ रहा है जी, अब मुझे बताएं 0 ओवर 1 है तो आंसर तो 0 आएगा। तो ये P ओवर Q फॉर्म बनती है कि नहीं बनती, ठीक है जी। 0 ओवर 2 है, 0 आ रहा है। 0 ओवर -5 है, 0 आ रहा है। यानी कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो और वो 0 उस 0 यानी कि 0 ओवर 1 है तो इसका आंसर 0 आ रहा है। ये डिफाइन फॉर्म आ जाती है। तो इसका मतलब 0 रैशनल नंबर है। 0 कौन सा नंबर है, रैशनल।
तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो डी स्टेटमेंट है ये भी बेसिकली क्या है, फॉल्स। डी स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। अच्छा बेटा, ये है जी आपका नेक्स्ट, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, ट्रू। ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि डिनोमिनेटर में जीरो हो तो डेफिनेटली वो क्या होगा, अनडिफाइन होगा। ऑन द नंबर लाइन द ऑपोजिट ऑफ एनी रैशनल नंबर इज इरैशनल नंबर। अच्छा जी, नंबर लाइन चलें, वैसे आगे हमारे जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 वो नंबर लाइन पे ही है। आपने एक बात बेटा जी जेन में रखनी है, मैंने बेसिकली अभी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा, वैसे नंबर लाइन पे सभी रियल नंबर्स आते हैं, बात जेन में रखिएगा। नंबर लाइन्स में कौन से सभी नंबर्स आते हैं, रियल, चाहे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है या नहीं है। हम इसको लिखते हैं ज़ीरो, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा जी, तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, -1 -2 -3, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। पहली बात है 0 से 1 ये डिस्टेंस सारे एक जैसे होने चाहिए। जब भी आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे स्केल आप लोगों के पास होगा, स्केल का प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी डेफिनेटली आपको इस चीज़ का इफेक्ट होता है। टीचर जब चेक करता है तो वो इस चीज़ को फेवर भी करते हैं, प्रेफर करता। खैर तो याद रखिएगा ज़ीरो के राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और जब ज़ीरो के हम लेफ्ट साइड पे आएंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। अब स्टेटमेंट क्या थी, ऑन द नंबर लाइन द ऑपोजिट ऑफ एनी रैशनल नंबर इज इरैशनल नंबर। तो ठीक है जी, आपका ट्रू, क्योंकि आपको जहाँ पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो उसके ऑपोजिट साइड पे आपको कौन सा नंबर मिलेगा, डेफिनेटली नेगेटिव। लेकिन वो इरैशनल नहीं होगा, वो इरैशनल हो भी सकता है क्योंकि रियल, अच्छा मैंने आपको भी बताया कि जो नंबर लाइन है बेसिकली रियल नंबर्स की है ना। चलें थोड़ा सा मजीद डिटेल में बताया, तो इसमें से सोच रहा था रियल नंबर्स में देखा जाए रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो फिर आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। एवरी गिवन फ्रैक्शन, नेक्स्ट जी आपका है, एवरी गिवन फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर। तो आपको मैंने ये बात रैशनल नंबर जब एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि कोई भी नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया है, कोई भी आपके पास p/q फॉर्म में आ गया है तो 100% श्योर है कि वो रैशनल होगा। तो आपकी ये ट्रू स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है बेटा जी। अच्छा अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा, पेज नंबर आपका है 33। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल numbers on the number line। चलें बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट है 2 होल 3/4। अच्छा जी, अब इसको जब हमने सॉल्व कर रहे हैं ना हम, तो मेरा बेटा एक बात का आपने ख्याल रखना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 3/4, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे 4 2 द 8, 8 और 3 11/4 आ जाता है। अच्छा आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह इसको भी जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तब भी बेसिकली वो किसके इक्वल आता है, 11/4 होता है, इसी तरह ही है ना। तो 2 प्लस हम क्या करते हैं, इसको मैंने आपको समझाने के लिए 2 को जो और इसको सेपरेट लिख दिया, जो फ्रैक्शन है उसको मैंने सेपरेट लिख दिया। अब हमने इसको नंबर लाइन पे करना है जी। नंबर लाइन पे करने का तरीकाकार क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। लो जी ये नंबर लाइन ड्रा होगी। अच्छा अब नंबर लाइन ड्रा करने के बाद अच्छा जी नंबरिंग करते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। बेटा मुझे बताएं ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, शाबाश। अब इसका हम राइट साइड पे जाएंगे, हमारे पास फर्स्ट क्या आ रहा है जी 2, नहीं जी आप 2 तक चले गए,
अच्छा, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है 3/4। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 4। आपने क्या करना है कि नेक्स्ट 2 से लेके 3 तक जो नंबर है उसके आप 4 इक्वल पार्ट्स करें, 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, स्केल आपके पास होगा, ठीक है जी। अब मुझे बताएं ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3। चले जी 1 2 3, तो आपने क्या करना है, इसको मेंशन कर देना। बेसिकली ये आपका नंबर बनता है 2 होल 3/4। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? फिर रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, तो इसका मैं बता रहा था कि आपने सबसे पहले देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम लोग राइट साइड पे चलेंगे। दूसरी बात, अब आपने क्या करना है, 2 तो स्टार्टिंग में आ रहा है, जो फ्रैक्शनल में नहीं है ना उसको तो आपने एज डायरेक्ट काउंट कर लेना है, या एज इट इज उसको 2 तक चले जाना है। नेक्स्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको हमने नंबर लाइन पे कैसे इंडिकेट करना है या कैसे रिप्रेजेंट करना है, मुझे बताएं। फ्रैक्शनल फॉर्म क्या, 3/4। तो अब आपने क्या करना है, 2 से लेकर 3 तक 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। क्लियर होगी बात? फिर नेक्स्ट क्या करना है, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 4 ना, और न्यूमिनेटर में क्या, 3। तो अब 3 पे देखें, 1 2 3, तो बेसिकली ये वो आपके पास रैशनल नंबर आए थे, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट आ रहा है -5/7 बी पार्ट है, बी पार्ट है आपका -5/7। तो बेटा जी सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे बताएं पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है, ठीक है जी। तो मैंने ये नंबर लाइन ड्रा की, चलिए दोबारा कर लेते हैं जी। ये लीजिए, मैंने नंबर लाइन जब ड्रा की तो मुझे ये एक बात बताएं कि अब ये आ जाता है 0, ये आ जाएगा -1 -2, फिर आ जाएगा 1 और फिर क्या आ जाएगा 2। अच्छा, अब बेटा मुझे बताएं कि क्या इसके साथ ऐसा कोई नंबर है जो फ्रैक्शन में ना हो? नहीं तो ये मेरे पास सिर्फ 5/7 ही है ना। जैसे कि इधर 2 था तो मैं पहले 2 तक गया, देन आगे मैंने उसके इक्वल पार्ट्स किए। यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली -5/7 है। तो डिनोमिनेटर में क्या, 7। इससे पहले एक और बात बता दूँ, याद रखिएगा कि 5 ग्रेटर है या 7, डेफिनेटली 7। डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो जब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाए ना तो याद रखना आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही होगा। अब पॉजिटिव होता तो मैं राइट साइड पे रहता, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे रहूँगा। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा तो अब मैंने क्या करना है, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में करना है। चलिए जी 1 2 3 4 5 6 एंड देन ये 7। अब मुझे बताएं ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5। चलें 1 2 3 4 5, लें जी इसको मैंने इंडिकेट कर दी, ये मेरे पास आ गया -5/7। आसान सा ही काम है ना, स्केल आपके पास होगा, माशाल्लाह आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, ऐसे ही है ना। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी तरह के मुस्कुरा रहे होंगे, सर ने हमें इंटेलिजेंट कहा है। चलें, अच्छी बात है जी। अच्छा आगे हमारे पास आता है जी एफ पार्ट। चलें, क्योंकि वो भी नेगेटिव में है लेकिन वो साथ फ्रैक्शनल पार्ट में है। एफ हमारे पास क्या है जी, -3 होल 4/5, -3 होल 4/5। तो मेरा बेटा दिखाई नेगेटिव नंबर है ना, ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन ड्रा कर ली, चलिए जी ये 0 -1 -2 -3 -4 माइनस, चलें लिखते हैं जी -1 -2 -3 -4। क्योंकि मैंने -3 से आगे भी जाना है ना, तो इस वजह से मैंने -4 तक लिखा। यहाँ पे जस्ट -1 के दरमियान मसला हो जाना था, मैंने -2 एक और नंबर लिख दिया। तो आपने बस इस बात का ख्याल, ये ना हो कि आप जनाब नंबरिंग लिखने पे लगे रहे तो बाद में काम एक छोटा सा और वो सारा एक लाइन या रिप्रेजेंटेशन इंतहाई बुरी हो तो आपके नंबर भी कट जाए। अच्छा नेक्स्ट, फिर 1 2 3 एंड 4। चलिए जी 1 2 3 एंड, बेटा डिस्टेंस एक जैसे होने चाहिए, बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि बोर्ड है, हम स्केल तो यूज़ कर नहीं सकते, आपके पास स्केल होगा तो उसके मुताबिक आपने ये काम करना है। अच्छा अब मुझे बताएं -3 तो मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, एनी प्रॉब्लम? -3 तक मैं आ जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 5। चलें जी 1 2 3 4 एंड देन 5। न्यूमिनेटर क्या है, 4 1 2 3 4, लें जी ये मेरे पास आ गया -3 होल 4/5। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो मेरा बेटा आपने इसको जो है ना लाजमी अटैम्प्ट करना है। कोई मुश्किल हो तो आप इंचार्ज को इन्फॉर्म कीजिएगा,
तो उसको फिर मैं दोबारा बोर्ड पे जो है वो सॉल्व कर दूंगा या ड्रा कर दूंगा। क्लियर होगी बात? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आसान सा है। वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स एंड कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। चलें जी, क्वेश्चन की ना बेसिकली उसने 2 डिमांड्स की हैं। डेसिमल नंबर हमें दिया होगा, यानी कि पॉइंट में हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, उनको पहले रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और रैशनल में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि कटिंग छटिंग होती है तो उसकी हमने कटिंग करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको रेशो को या फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को लिखना है। ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, express each of the following decimal, each of the following decimal into rational number, into rational number and convert into simplest form, and convert into simplest form। चलें जी करते हैं। ए पार्ट है आपके पास 0.125। स्टूडेंट्स को 1 to 5 तो वैसे ही बहुत पसंद होता है, मेल स्टूडेंट्स को ऐसे ही है जी। अच्छा, पहली बात बेटा जी आपने एक बात जहन में रखनी है। वो बात क्या जहन में रखनी है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू पढ़ी जाती है इसको मैं 125 नहीं पढ़ सकता या 125 नहीं पढ़ सकता। पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं हमेशा वो सेपरेट पढ़े जाते हैं, यानी कि 0.125। ये बात समझ आ गई? 125 या 125 मिनटों से क्या आप इसको इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे, सेपरेट डिजिट्स पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है जी, आप इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या ये आपको फ्रैक्शन ओवर की फॉर्म में नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, जिसमें पॉइंट आ गया। अब इस डेसिमल फॉर्म को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, पहले रैशनल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है? रैशनल। तो रैशनल कौन सी थी? ओवर में जो आती हो, जो फ्रैक्शनल पार्ट हो, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में हो। अच्छा मेरा बेटा ये बताएं, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है? 125। ओके जी, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स थे? 3 डिजिट्स थे। तो आपने 1 लगा के उसके आगे उतने ही 0 लगा देना, बेसिकली 1000 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, डेसिमल को सबसे पहले ख़त्म किया है। डेसिमल को जब मैंने ख़त्म किया है तो फिर कुछ ना कुछ तो उसके अपनी मर्जी, ये तो नहीं हो सकती जस्ट मैं 125 लिख दूँ, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हों आपने 1 के साथ उतने 0 लिख देने हैं। तो फिर आपकी क्या होगा, डेसिमल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रैशनल में, फ्रैक्शनल में। अच्छा जी, 125 ओवर 1000 है ना, तो 5 का टेबल आता है सभी को? वेरी गुड जी। तो 5 to the 10 और 5 5 the 25, फिर 5 to the 10, ये 20 एज इट इज़ अभी भी कटेगी क्योंकि लास्ट पे 0 इधर 5 है। तो 5 5 था 25 और 5 4 था 20, ये वाला 0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 5 1 था 5 एंड 5 8 था 40। तो मेरे पास क्या आ जाता है जी, 1/8। 1/8। एक तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले डेसिमल को किस में कन्वर्ट किया था मैंने? डेसिमल को सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया हमने? रैशनल में। रैशनल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि जो कटिंग हो रही थी, कटिंग करते हुए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चंस की डिमांड क्या थी कि इस डेसिमल को किस में कन्वर्ट करें? रैशनल को, और रैशनल को बाद में किस में कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर आपका आता है जी बी पार्ट -4.65। बी पार्ट है -4.65। तो माइनस का साइन एज इट इज चलेगा साथ, आपने उसको देख के परेशान नहीं होना जी। तो 465 ओवर 1000 आएगा? बताएं ज़रा मुझे। बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह क्या है, पॉइंट के बाद हमने हमेशा डिजिट्स काउंट करने हैं। तो 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली 1 के आगे हम कितने 0 लगाएंगे? 20। एनी प्रॉब्लम? समझ आ रही है बात की? अच्छा, अब इसके लास्ट पे तो 5 है इसका मतलब, और इसके लास्ट पे 0 कटिंग हो सकती है, करके देखते हैं।
465/100। तो मेरा बेटा देखें ज़रा, 4 9 दा 45 होते हैं और ये हो जाएगा 15, तो 5 3 दा 15 और इसमें देखा जाए 5 2 दा 10, 820 एज इट इज़। अब 93 जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसकी कोई कटिंग नहीं होगी क्योंकि नीचे 20 आ रहा है, तो मेरे पास आ जाता है जी -93/20। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? समझ आ गई सभी को? वेरी गुड जी। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है जनाब, अब मैं आपका करवाता हूँ इसमें सी पार्ट, डी पार्ट करवा देता हूँ। चलिए स्पेस है हमारे पास, अभी डी पार्ट सोल्व करवाते हैं। डी पार्ट क्या है हमारे पास? 155.5 155.5। तो मेरा बेटा बताएं ज़रा, 1 हमने डेसिमल को ख़त्म करना है, डेसिमल हमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे? 1, लो जी 1 0 आएगा, 10 आ गया। अभी भी इनकी कटिंग हो सकती है। अब हम कटिंग करके देखते हैं कटिंग कैसे होगी। 2 का टेबल आता है सभी को, सॉरी 5 का, चलें करें 5 के टेबल पे। 5 3 दा 15, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5 और 5 2 दा क्या होगा? 10, यानी कि 311/2। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर है, डिनोमिनेटर उससे कम है, लेस है, तो क्यों ना इसको हम डिवाइड करें ज़रा। तो 311 को हम डिवाइड अगर करते हैं 2 पे, तो 2 1 दा 2, 1 नेक्स्ट नंबर 1 आ जाएगा, 2 5 दा 10, फिर नेक्स्ट 1 आ जाएगा, तो 2 5 दा 10। तो याद रखना इसका तरीकाकार होता है कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो मेरा बेटा बताएं कोशेंट क्या है आपके पास? 155। रिमाइंडर क्या है आपके पास? 1, और किस पे डिवाइड कर रहे थे आप? 2। एनी प्रॉब्लम? यकीनन आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा, हालांकि बुक में ये आंसर मौजूद है इसका। आपने कहा सर ये नेगेटिव नंबर है, तो अब देखा जाए माइनस लेट्स सपोज नहीं है, तो 93/20 है ना, तो इसको भी तो हम कर सकते थे। अच्छा, तो अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब आपने फिर इसको करना ना, लेट्स सपोज कि 93, चलें समझो माइनस का साइन नहीं है, ये भी बात आपको बताते हो। 20 पे करें ज़रा, 24 का क्या होगा? 80, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 13। तो अब इसको लिखना कैसे है? क्या था? कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। अब आपने एक बात ज़हन नशीन कर लेनी है बेटा जी। वो ज़हन नशीन क्या करनी है? मुझे बताइए, इधर माइनस का साइन है ना, तो माइनस, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बोलें 4, रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 13, और डिवाइज़र क्या है हमारे पास? 20। इसमें मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, वो कैसे मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ, फिर उसको करेक्ट करता हूँ। 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -80, -80 में +13 करेंगे तो आंसर तो फिर 67 हो जाएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए? 93। पता आ रहे, समझ आ रही है? तो आपने क्या करना, फिर 13 से पहले भी माइनस का साइन यूज़ करेंगे। 13 से पहले भी माइनस का साइन यूज़ कर सकते हैं। उसमें अब क्या होगा, बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई करें -80 और माइनस, क्योंकि आपको पता है बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और जो आंसर आता है उसमें ही ऐड किया जाता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस, तो फिर हमारे पास -93 आ जाता है। लेकिन आपकी बुक में ये आंसर अगर यहाँ तक भी रहने देंगे तो आपके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है बेटा? तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं C, E एंड F, वो आप लोगों ने बेटा जी खुद अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है? आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, समझिएगा ज़रा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी मैं आपसे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी नंबर लाइन का हमने करना है, साथ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को डिस्कस करना है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा कल। तो उससे पहले एक छोटा सा, बिल्कुल एक छोटी सी बात बता दूँ आप लोगों को। बेसिकली हम जितना सुन्नतों पर अमल करेंगे हमारी ज़िंदगी उतनी आसान होती जाएगी और वो उतनी अच्छी बात हो जाएगी। तो हमारे प्यारे नबी जो है ना, उनका एक बड़ा ही प्यारा तरीक़ाकार होता है, रहा है, और उसको समझ लें कि हर बात में हिकमत होती है। जैसे कि कहते हैं हर काम जो है ना हमें सीधे हाथ से करना चाहिए, इस बात से एग्री करते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम कपड़े पहने तो पहले सीधा बाजू है, जूता पहने तो पहले सीधा पहने। अगर मैं जब चलता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सीधे हाथ चलूँ रोड के, ठीक है ना।
तो जब हमने कपड़े उतारने हैं, तो फॉर एग्जांपल ये कमीज़ या ये उतारनी है मैंने शर्ट, तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले लेफ़्ट वाला बाजू निकालूंगा, ठीक है ना, या जूती उतारनी है तो पहले लेफ़्ट वाला। तो इसी तरह हमारे प्यारे नबी ने हर ज़िंदगी हर मामलात के बारे में तरीक़ाकार बताया। ये कुछ दिन पहले भी बात हो रही थी इस हवाले से। वो क्या बात हो रही थी कि हम लोग जब वाशरूम दाखिल होते हैं या मस्जिद, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं, तो मस्जिद में जब दाखिल होते हैं तो कहते हैं पहले सीधा पाँव दाखिल करना चाहिए, और जब मस्जिद में से बाहर निकल रहे हैं तो उल्टा पाँव बाहर निकालना चाहिए पहले। इसी तरह जब हम वाशरूम जाते हैं तो पहले हमें क्या करते हैं कि उल्टा पाँव रखना चाहिए, और जब वाशरूम से बाहर आते हैं तो हमें सीधा पाँव पहले बाहर निकालना चाहिए। लॉजिक तो है कि देखें वो मस्जिद है, उसमें है कि सीधा पाँव हमने पहले रखना है, और जब वाशरूम में हमने उल्टा पाँव, डिफरेंस ऑपोजिट काम हो गया, बिल्कुल उलट हो काम हो गया ना। तो साइंस इसके बारे में क्या कहती है? साइंस कहती है कि अगर आप चल रहे हैं, देखें जो इस दुनिया से जाना ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी दे, ईमान वाली मौत दे, मेरी दिली दुआ है हम, मेरे लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए, सब के लिए। अच्छा, तो साइंस कहती है कि इंसान जब चल रहा है और अगर उसको मौत आ जाती है और उसका सीधा पाँव आगे है तो फिर वो आगे की तरफ गिरा। तो जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, तो फॉर एग्जांपल मस्जिद जा रहा हूँ, मैंने सीधा पाँव रखा है, अगर अल्लाह ताला हुक्म होता है मुझे हार्ट अटैक होता है तो मैं आगे मस्जिद में गिरूँगा। जब मैं मस्जिद से बाहर आ रहा हूँ, मैंने उल्टा पाँव पहले बाहर निकाला और मुझे हार्ट अटैक हो जाता है, मेरी डेथ हो जाती, तो मैं फिर मस्जिद में गिरूँगा। देखिए हिकमत कितनी, हमारे पैर ने भी ना से कितनी पहले ये बात। इसी तरह ये जब मैं वाशरूम में एंटर होऊंगा तो मैं पहले उल्टा पाँव अगर दाखिल कर लेता हूँ तो फिर मैं वाशरूम से बाहर गिरूँगा, और अगर जब मैं वाशरूम से निकल रहा हूँ तो मैंने सीधा पाँव निकाला पहले, तो मैं फिर आगे की तरफ गिरूँगा। तो अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने की और दीन को सही तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी।